हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 7 कंप्यूटर अवेयरनेस का। एंड प्रीवियस मॉक्स अटेंड करने के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको पॉपअप यहाँ पे हो जाएगा, आई बटन पे मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक एंड पीडीएफ के लिए आप जो है पिन कमेंट हमारा चेक कर सकते हैं। फाइन, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। So first question here is which one allows movement in all direction। इनमें से कौन सा आपका डिवाइस है जो 360 डिग्री मूवमेंट कर सकता है। 360, ठीक है, पूरे मतलब जो है ये हर डायरेक्शन में आपका मूवमेंट कर सकता है। तो इनमें से कौन सा डिवाइस है? इट इज योर जॉयस्टिक। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपका एक डॉक्यूमेंट जो आपकी मेल के साथ भेजा जाता है उसे हम बोलते हैं अटैचमेंट। ठीक है, तो इट इज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलोंग विद एन ईमेल इज नोन एज योर अटैचमेंट। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डज पी स्टैंड्स फॉर इन पीडीएफ। पीडीएफ में पी का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2022 का, नैनीताल बैंक का। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या बोला है? पी का मतलब क्या होता है पीडीएफ में? पीडीएफ का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ पे पी का मतलब क्या हो गया? पोर्टेबल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये आपका वर्सेटाइल फाइल फॉर्मेट है, इसे क्रिएट किसने किया है? एडोब ने। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इट इज अ एडोब। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ ऑक्टल 11। तो ऑक्टल 11 की हमें डेसिमल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन आपका क्या है? दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन लुक्स लाइक। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ऑक्टल का जो 8 है इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रोसेस देख लेते हैं। बेसिकली हमें जो दो नंबर्स हैं हमारे 11 है, 11 को अलग अलग 1 1 हमने लिख दिया। फिर जो राइट हैंड साइड का नंबर है उससे हमें लिखना है, मल्टीप्लाई करना है a टू द पावर 0 से। एंड जो सेकेंड नंबर आपका है a टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड ऐसे ही अगर यहाँ पे कोई थर्ड वैल्यू भी होती उसे मल्टीप्लाई करते a टू द पावर 1 से। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पे हमें इन दोनों वैल्यू को जो है ऐड कर देना है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो a टू द पावर 0 क्या होती है? 1, 1 इंटू 1 इज योर 1। ठीक है, प्लस a टू द पावर 1 आपका होता है 8, एंड 8 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। अब इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या हुई? 9। तो ये आपका डेसिमल नंबर क्या आ गया? 9। तो ऑक्टल का जो 11 होता है ये बेसिकली आपका डेसिमल का 9 होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज अ डेसिमल वैल्यू 9। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश इज अ शॉर्टकट की टू डिलीट द फाइल इन अ विंडोज विदाउट सेंडिंग इट टू अ रिसाइकल बिन। देखो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? शॉर्टकट की किस चीज के लिए? परमानेंटली फाइल को डिलीट करने के लिए विंडोज से। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इसे हम बोलते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट। जब भी आप किसी फोल्डर को या किसी फाइल को शिफ्ट प्लस डिलीट कर दोगे सेलेक्ट करके, उस केस में आपकी जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी और वो आपको रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलेगी। वेयरएज अगर आप सिंपली डिलीट जो है की दबाते हो, इस केस में आपकी फाइल टेम्पररी जो है डिलीट होगी और वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाएगी और उसे आप रीस्टोर भी कर सकते हो बाद में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस डिलीट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ डैश अटैक वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोसेस ऑफ गेनिंग एक्सेस टू एनी पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम। तो इनमें से कौन सा ऐसा सिंपलेस्ट प्रोसेस है जिसमें इजीली पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम का एक्सेस जो है वो गेन किया जा सकता है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में क्या होता है? बेसिकली ये एक आपका प्रोसेस होता है जिसमें जो अटैकर्स हैं ये वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन जो है ट्राई करते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड के, और जैसे ही यहाँ पे उनका यूजर आईडी और पासवर्ड मैच करता है वो अटैक कर देते हैं पर्सन के सिस्टम पे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। नाउ बाकी अदर जो सिस्टम है इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लिक जैकिंग, क्लिक जैकिंग क्या होता है? यहाँ पे जो अटैकर्स हैं वो बेसिकली यूजर को बुद्धू बनाते हैं, और जैसे यूजर को लगता है वो जैसे इस वाले लिंक में क्लिक कर रहा है एबीसी वाले पे, बट एक्चुअली में उसका लिंक किसी और जगह पे क्लिक हो रहा होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। मतलब सामने स्क्रीन पे कुछ और दिख रहा है बट क्लिक कहीं और हो रहा है। ठीक है, नाउ इवास ड्रॉपिंग क्या होता है? इवास ड्रॉपिंग में बेसिकली
जो आपका अटैकर है, जैसे ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, एंड ये दूसरा सिस्टम है। जैसे मैंने सिस्टम ए से सिस्टम बी को कोई यहाँ पे डेटा भेजा है, तो अटैकर क्या करेगा, इस डेटा को मैनिपुलेट कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका अटैक है वाटर होल अटैक। वाटर होल अटैक क्या है, यहाँ पे जो साइबर अटैकर हैं ये इंडिविजुअल जो यूजर हैं उनको अटैक ना करके किसी वेबसाइट को अटैक करते हैं, ठीक है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, यहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया और इसमें जो भी यूजर यहाँ पे विजिट करेंगे उनके सिस्टम में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। Now next question है, if the data stored in the dash is not encrypted, then after cookie stealing, attackers can see information such as username and password stored by the cookie. तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसे encrypt अगर नहीं किया गया, ठीक है, जो encrypted नहीं होगी, इन दैट केस जो अटैकर है वो इजीली आईडी मतलब यूजर नेम और जो पासवर्ड है वो इजीली जो है इंफॉर्मेशन ले पाएगा, उसे स्टील कर पाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम है कुकीज। इसे हम क्या बोलते हैं, कुकीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SMPS स्टैंड्स फॉर डैश। तो SMPS क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई डिवाइस होता है जो आपका इलेक्ट्रिक पावर को कन्वर्ट करता है एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज अ स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जो यूज किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए पावर फ्रॉम DC AC सोर्सेज टू DC लोड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे आपका कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है, जो आपके बैटरी चार्जर्स होते हैं वहां पे भी इसे यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज द टर्म स्लाइड शो यूज्ड। स्लाइड शो इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है या कौन सी ऐसी प्रोग्राम है जहाँ पे इस टर्म को यूज किया जाता है स्लाइड शो को। तो आंसर यहाँ पे बहुत इजी है, इट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जो भी आप स्लाइड्स बनाते हो उसका स्लाइड शो किस पे करते हो, आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, ठीक है। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये भी आपका स्लाइड शो ही हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, EDSEC स्टैंड्स फॉर। EDSEC आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको पूछा गया है। हेयर फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसे बनाया गया था म्यूरिस वॉकिस के द्वारा, विल्किस के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मैथमेटिकल लेबोरेटरी में, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, वर्ल्ड वाइड वेब डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश टू कॉमरेट द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब WWW एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 अगस्त को, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, दैट इज जो टिम बर्नर्स ली है, ठीक है, जो टिम बर्नर्स ली जो ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया था आपका WWW ऑन 1 अगस्त 1989, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द लास्ट 3 लेटर्स ऑफ अ डोमेन नेम डिस्क्राइब्स अ टाइप ऑफ डैश। तो जो लास्ट 3 आपके लेटर्स होते हैं डोमेन के, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ www.google.com, ठीक है। इन दैट केस लास्ट 3 लेटर्स आपके बताते हैं किस टाइप की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे .com है तो कमर्शियल है, ठीक है। देन अगर यहीं पे .edu होता तो एजुकेशन होती, ठीक है, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन होती। .org है तो ये आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कुकी डैश। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कुकी को आपका डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुकी जो होती है इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। जैसे आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो वहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ देखी वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर हो जाती है वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहीं पे ये चीज़ आपका डिस्क्राइब कर रहा है कि इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question is, the internet service that provides a multimedia interface to available resources is called। बहुत इजी है, इसका आंसर यहाँ पे आपका है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ये जो है ये आपको प्रोवाइड करता है इंटरनेट सर्विसेज टू प्रोवाइड मल्टीमीडिया इंटरफेसेस टू अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट इज टेलनेट इज अ डैश।
टेलनेट क्या है? टेलनेट का फुल फॉर्म आपका होता है टेलीटाइप नेटवर्क, ठीक है, एंड इट इज अ प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपकी क्या है? ये TCP/IP नेटवर्क की आपकी प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ टेलनेट क्या है? इट इज अ टेलीटाइप नेटवर्क एंड इट इज अ प्रोटोकॉल जो अलाउ करता है आपको, यूजर को, टू कनेक्ट टू अ रिमोट कंप्यूटर्स, जिसे हम होस्ट भी बोलते हैं, ओवर द TCP/IP नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज। तो इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है आपका जो यूज किया जाता है ट्रेडिंग करने के लिए गुड्स ओवर द इंटरनेट? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है इट इज नोन एज ई ट्रेडिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ई ट्रेडिंग, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। Now next question है, the extension with which web documents are saved is dash। तो इनमें से कौन सा ऐसा एक्सटेंशन है जिसमें वेब डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेव, कौन से फॉर्मेट में बेसिकली जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है वेब डॉक्यूमेंट्स वो सेव्ड रहते हैं? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इन दी .html फॉर्मेट, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड ये यूज की जाती है आपके वेब पेजेस या वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ देम इज नॉट अ मेजर वे ऑफ स्टीलिंग द ईमेल इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिससे जो आपकी ईमेल इन्फॉर्मेशन है उसे चुराया नहीं जा सकता? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉक्स तैयार किया है, ठीक है, लकड़ी का बॉक्स है, इसे बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे डिसमेंटल अगर किया जाए, ये जानने के लिए ये कैसे वर्क करता है, तो इसे बोला जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे जो बाकी आपके मेथड हैं, जैसे स्टीलिंग कुकीज़, पासवर्ड फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, ये सारे आपके मेथड्स ऐसे हैं जिनके थ्रू ईमेल इन्फॉर्मेशन को चुराया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बाकी मेथड्स को। जैसे स्टीलिंग कुकीज़ क्या होता है? कुकीज़ के थ्रू जो साइबर अटैकर है ये एक्सेस आपका ले लेता है, क्योंकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे यूज़र आईडी, पासवर्ड जो होता है, ये हम सेव करके रखते हैं, राइट। तो इससे इजीली यहाँ पे जो साइबर अटैकर है वो इन्फॉर्मेशन हमारी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पासवर्ड फिशिंग। पासवर्ड फिशिंग में क्या होता है? फ्रॉड तरीके से जो हमारा अटैकर है वो जो हमारे अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल है उनसे पासवर्ड या जो आईडी है वो इजीली एक्सेस उसका ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सोशल इंजीनियरिंग। जैसे अगर कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट करके आपसे इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है और उसका गलत इस्तेमाल कर लेता है, तो ये आपकी हो जाती है सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स आर कॉल्ड। सो अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स जो हैं इन्हें हम स्पैम ईमेल्स बोलते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब जैसे आप सभी को पता है, हम लोग बहुत सारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं जहाँ पे हमें लॉगिन करने के लिए बोला जाता है, हम उसमें लॉगिन भी कर देते हैं, ठीक है। बट हम उसको लॉगिन करके भूल जाते हैं कि कभी हमने साइन अप किया होगा उसमें। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमें ईमेल्स जो है वो भेजती हैं, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा मतलब कुछ स्पेसिफिक या इंपॉर्टेंट कुछ बात होती नहीं है, बट स्टिल दे फॉरवर्ड अस दैट ईमेल, ठीक है, जिसे हम स्पैम ईमेल्स बोलते हैं या अनवांटेड ईमेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अनवांटेड ईमेल्स या फिर इन्हें आपका जंक ईमेल्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे नाम एक ही चीज़ के हैं। स्पैम ईमेल्स बोल लो, अनवांटेड ईमेल्स बोल लो, जंक ईमेल्स बोल लो या अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स बोल लो, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। तो इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है आपका एक्सेल का फंक्शन जिससे हमें पता चलता है कि कितनी सारी न्यूमेरिक एंट्रीज हमारी हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज काउंट। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इक्वल्स टू काउंट रेंज। रेंज आपकी होती है, जैसे अगर आपका कॉलम जो है, जैसे ए बी सी कॉलम है और मुझे बी कॉलम के यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको रेंज दे दी B1 से लेके B15, ठीक है। तो ये रेंज होगी आपकी। तो जहाँ पे B1 आपका जो कॉलम नेम है, ठीक है, जो सेल का नाम आपका हो जाएगा, उस सेल से B15 सेल के बीच में कितनी एंट्रीज होंगी ये हमें काउंट करके दे देगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लें, जैसे मैंने आपको रेंज बताई B1 से B5, ठीक है। यहाँ पे B5 ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे हम B2 ले लेते हैं, ये B2 है ना आपका,
1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल एंट्रीज कितनी हो जाएंगी, B2 से B5 की, तो 4 एंट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस अगेन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इसका नाम है, जो आपका 32 बिट का एड्रेस होता है, या आप इसे 4 बाइट भी बोल सकते हो, 4 बाइट का ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट IPv4 एड्रेस है, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो IPv4 एड्रेस है, यहाँ पे आपके जो इंटीजर्स हैं वो 0 से 255 तक की रेंज में होने चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा आपका एड्रेस है जिसमें ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, ठीक है। पहला एड्रेस देख लेते हैं, तो 192.168.111 एंड 1114 यहाँ पे 4 4 हैं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ 3 डिजिट तक अलाउड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑप्शन 192.168.11, ये आपका करेक्ट फॉर्मेट है। देन 192.168.900, अगेन 255 से ज़्यादा हो गया तो ये भी गलत हो जाता है। फिर 192.900.168.1, तो अगेन 900 यहाँ पे जो है 255 से ज़्यादा है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखो करेक्ट आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, 192.168.1.1, ये आपका करेक्ट IPv4 एड्रेस है, बिकॉज यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है नंबरिंग सिस्टम का वो आपका 0 से 255 तक होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी आपकी बेसिकली 4 टाइप की होती है, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपका बचता है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर जो है ये आपका नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होता, ठीक है। अब जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है यहाँ पे सारे ही जो कंप्यूटर्स हैं वो सेम रिसोर्सेज सेम राइट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और पीयर टू पीयर जो आपका नेटवर्क है इसे आपका प्राइमरीली डिज़ाइन किया गया था स्मॉल लोकल एरिया के लिए, ठीक है। Now next question है the fraudulent email messages are some fake email messages that seems legitimate which is मतलब genuine लगते हैं, which ask for your confidential bank details such as dash details and dash details dash and password, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ऐसी fraudulent email जो फेक होती हैं बट आपको ऐसी लगती है कि नहीं जेन्युइन है और अपने कॉन्फिडेंशियल बैंक डिटेल्स जो है यहाँ पे ये आपके मांगते हैं इस ईमेल में। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज बैंक डिटेल्स, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड, लॉगिन आईडी, ये सब यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XML। XML का फुल फॉर्म आपका होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो आपका जो HTML होती है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उसी की तरह होती है, बट यहाँ पे जो आपके टैग्स हैं वो आप खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जो HTML होता है यहाँ पे प्री डिफाइंड टैग्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे हेडिंग वाला आपका टैग होता है, ठीक है, ये ऐसे स्टार्ट होता है फिर ऐसे आप इसे क्लोज कर सकते हो, ठीक है। जो XML टैग्स हैं ये आप खुद क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे जो ये बुक टैग है ये प्री डिफाइंड नहीं होता, यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ये आपका टैग यहाँ पे ओपन हुआ है और इस टैग को ऐसे क्लोज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही टाइटल टैग जो है, फिर ऑथर टैग, तो ये सारे एग्जाम्पल्स में क्या होते हैं, आप अपने टैग क्रिएट कर सकते हो, वेरएस HTML में आप अपने टैग्स क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंस होता है बेसिक। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है डैश इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर कम्युनिकेशन फॉर्म है कंप्यूटर्स के बीच में जिससे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। सो आंसर आपका हो जाएगा इट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल और अ ईमेल, राइट। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। और पहला ईमेल आपका 1971 में भेजा गया था, रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल आपका सेंड किया था बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन अ ARPANET, okay. Now please let me know in the comment section what is the full form of ARPANET। आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ARPANET के फुल फॉर्म से रिलेटेड, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस। तो इनमें से आपके कौन सा ऐसा ऑप्शन है .com, .edu, .net, .org जो बेसिकली यूज किया जाता है प्रॉफिट बिजनेसेस के लिए। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज अ .com। .com आपका होता है कॉमर्शियल, ठीक है, ये आपका क्या होता है .com मीन्स योर कॉमर्शियल। EDU आपका होता है एजुकेशन के लिए, ठीक
ठीक है, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस होती हैं वो इस डोमेन को यूज़ करती हैं। देन .NET आपका यूज़ होता है नेटवर्क के लिए, ठीक है, इसे बनाया गया था नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए। .org आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी नॉन प्रॉफिटेबल होती है, जैसे NGOs हो गए या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, वो इस डोमेन को जो है डोमेन नेम को यूज़ करती है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लें, ठीक है, .com में आपका आ जाता है जैसे forbes.com, google.com, youtube.com, जो आपकी प्रॉफिट बिजनेस देती हैं, ठीक है। इसके अलावा .NET की अगर बात करें तो स्लाइड शेयर आपका आ जाता है, ठीक है। .edu को आपका जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके नाम में आप देख लोगे। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके, डोमेन नेम के, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ हैकर कॉन्टैक्ट योर फोन और ईमेल एंड अटेम्प्ट्स टू एक्वायर योर पासवर्ड इज कॉल्ड। इसे बोला जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फिशिंग। बेसिकली फोन और ईमेल्स के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट किया जा रहा है और आपका जो पासवर्ड है उसको पाने की कोशिश की जा रही है, तो ये आपका आता है फिशिंग के अंडर। देन स्पूफिंग क्या होता है, स्पूफिंग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे बैंक की तरह कोई पर्सन आपको मैसेज करता है और आपको लगता है ये बैंक के थ्रू आपका मैसेज आया है और आप उस पर अगर क्लिक कर देते हो तो जो आपका हैकर है वो सारा आपका अकाउंट साफ कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाता है स्पूफिंग, मतलब आपको लग रहा है कि ये जेन्युइन मैसेज है बट उसे कोई और आपको सेंड कर रहा है, ठीक है। देन स्पैमिंग क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। स्पैमिंग मतलब कि बहुत सारी बल्क में ईमेल्स जो भेजी जाती हैं वो आपका स्पैमिंग हो जाता है। फिर बगिंग क्या होता है, बगिंग बेसिकली कोई जैसे कोई सॉफ्टवेयर है उसमें अगर कोई फ्लॉ है, ठीक है, मतलब उसमें अगर कोई मिस्टेक है, उस मिस्टेक का फ़ायदा उठा के हैकर आपको परेशान करेगा, ठीक है। आपका ऑथेंटिकेशन जो है वो ले लेगा और आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके बगिंग में आ जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ नेक्स्ट इज अ हाइब्रिड कंप्यूटर। आपका जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये क्या होता है, इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिजिटल एंड एनालॉग, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है देना, क्योंकि दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो जो आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई या ECG मशीन हो गई, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर हाइब्रिड कंप्यूटर, जहाँ पे डिजिटल और एनालॉग डेटा दोनों ही यूज किया जा रहा है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इससे आपका अ डैश प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट दैट ऑलरेडी हैड कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट्स, अ लेआउट एंड अ बैकग्राउंड। तो ऑलरेडी आपका यहाँ से आप समझ सकते हो प्री डिजाइन मतलब पहले से ही डिजाइंड है। ये इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टेम्पलेट। टेम्पलेट आपका ऑलरेडी प्री डिजाइन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन एथिकल कंप्यूटर हैकर, और या फिर जिन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो ये आपके होते हैं वाइट हैट हैकर, या आप जिन्हें अच्छे हैकर भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ब्लैक हैट हैकर। अब ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं, ऐसे हैकर बेसिकली जिनका काम क्या होता है, जो अनऑथोराइज एक्सेस करते हैं, ठीक है, हमारे जो सिस्टम होता है उसको हार्म करते हैं और इंफॉर्मेशन को चुराते हैं, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, ब्लैक हैट हैकर, और इसके जस्ट अपोजिट कौन से होते हैं, व्हाइट हैट हैकर। अब यहाँ पे थर्ड आपका ऑप्शन है ग्रे हैट हैकर। अब ग्रे हैट हैकर क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का, व्हाइट और ब्लैक का, ठीक है। मतलब कि ये अपने फन के लिए या बोल सकते हो थोड़े पैसों के लिए क्या करते हैं, ये गलत काम करते हैं, बेसिकली अनऑथराइज एक्सेस करते हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा ये तीनों आपकी मेन कैटेगरी थी, वाइट, ब्लैक एंड ग्रे। इसके अलावा आपके रेड हैट हैकर भी होते हैं और ब्लू हैट हैकर भी आ जाते हैं, ठीक है। अब रेड हैट हैकर क्या होते हैं, जो आपके रेड हैट हैकर हैं ये बेसिकली टारगेट करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज को, या उनकी कोई अगर टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है तो उसको चुराने का ये काम करते हैं, ठीक है। वहीं पे ब्लू हैट हैकर अगेन ये आपके जो है ये एक तरह से वाइट हैट हैकर जो है इसी की तरह होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो जैसे कोई कंपनी है, कंपनी इनको हायर करती है किस चीज़ के लिए, जो सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया है उसकी टेस्टिंग के लिए, ठीक है, कि उसमें बेसिकली यहाँ पे इनका काम होता है कि जो सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करें, अगर उसमें कोई एरर आता है या उसमें आपका कोई कि अगर कोई लूप होल है तो वो कंपनी को बताते हैं ताकि उसे कंपनी अच्छे से ठीक करके फिर मार्केट में सॉफ्टवेयर को लाए, ठीक है। तो स्पेशली ब्लू हैट हैकर को हायर किया जाता है कंपनीज के द्वारा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज समटाइम्स ऑल्सो रेफर्ड एज। तो मशीन लैंग्वेज को और क्या हम बोलते हैं,
बहुत इजी है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। जैसे लो लेवल लैंग्वेज, इसे असेंबली लैंग्वेज भी बोला जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है आपका, आप सभी को पता है, हाई लेवल लैंग्वेज अभी डिस्कस किया था, क्या होता है, ऐसी लैंग्वेज जिसे ह्यूमन जो है इजीली रीड कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर एग्जाम्पल की बात करें हाई लेवल लैंग्वेजेस की, तो आपका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे जावा हो गई, ठीक है, PHP हो गई, ठीक है, ये सारी आपके एग्जाम्पल हैं किसके, हाई लेवल लैंग्वेजेस के। या जावा स्क्रिप्ट की अगर बात कर लें, सी की बात कर लें, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी आ जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अनदर नेम ऑफ फंक्शनल लैंग्वेज। तो इनमें से पहले तो कौन सी लैंग्वेज है जिसे हम फंक्शनल लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो आंसर आपका क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एप्लीकेशन लैंग्वेज। ठीक है, एप्लीकेशन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल लैंग्वेज। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं आपके फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, जैसे लिप्स, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, पाइथन, एरलैंग, हस्किल, क्लोजर, ये सारे आपके एग्जाम्पल किसके होते हैं, फंक्शनल लैंग्वेज के या एप्लीकेशन लैंग्वेज के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्रोम इज अ डैश सॉफ्टवेयर। क्रोम आपका क्या है, इट इज योर वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर आपका क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही फायरफॉक्स हो गया आपका, ठीक है, फिर माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया आपका, ठीक है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, जो गेम्स आपके हो गए, ये सारे एप्लीकेशन में आ जाते हैं आपके। फिर वीडियो मीडिया प्लेयर जो हो जाता है, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज SRAM retains the data as long as power is provided to the memory chip and need not to be refreshed periodically. What does S represents? देखो S यहाँ पे पहले तो बात कर लेते हैं SRAM क्या है। SRAM इज योर स्टैटिक रैम, जो आपका पार्ट होती है रैम का। ठीक है, दो टाइप की आपकी रैम होती है, एक हो जाता है SRAM, दूसरी हो जाती है आपकी DRAM। S stands for static and D is for dynamic। ठीक है, ये पूरा आपका मेमोरी का स्ट्रक्चर है। मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हो जाती है। प्राइमरी मेमोरी में भी दो आते हैं, रैम और रोम, रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी में फर्दर आपके SRAM और DRAM आ जाते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट डज S रिप्रेजेंट्स, तो S यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट करता है स्टैटिक को, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन अगर हम करें रैम और SRAM का, तो डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, देखो एक तो SRAM जो है ये आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, वेयर एज रैम आपकी वॉलेटाइल होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें, जो SRAM होती है ये आपकी ट्रांजिस्टर से बनी होती है। ठीक है, ये आपकी ट्रांजिस्टर से बनी होती है, वेयर एज जो रैम है ये ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर दोनों से बनी होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कॉस्ट की बात करें, तो रैम जो है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। तो ये सारे आपके छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जो आपको याद रखने हैं, कभी एग्जाम में पूछे गए तो आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बहुत इजी है, क्वेश्चन देख के ही समझ गए होंगे, इसे हम बोलते हैं वॉइस रिकॉग्निशन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, वॉइस रिकॉग्निशन। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाइल वर्किंग इन अ मेल वी मे कम अंडर द BCC, व्हाट डज B रिप्रेजेंट्स। तो B का यहाँ पे मतलब क्या होता है, इट इज योर ब्लाइंड। ठीक है, B here stands फॉर ब्लाइंड, CC here is कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे 2 में मैंने ABC की मेल आईडी रखी है, CC में मैंने बेंचमार्क स्टडी की आईडी रखी है, और BCC में मैंने XYZ पर्सन की मेल आईडी रखी है। अब जब मैं ये मेल करूंगी, ठीक है, इस मेल में देखो 2 वाले पर्सन को ये मेल जाएगी, साथ में CC वाले को जाएगी एंड BCC वाले को भी जाएगी। बट ट्विस्ट यहाँ पे क्या है, जो 2 में पर्सन है इसको ये नहीं पता चलेगा कि BCC मतलब XYZ पर्सन को भी ये मेल गई है, इसको इसकी भनक भी नहीं लगेगी, और सीक्रेटली ये मेल XYZ को भी चले जाएगी। CC के बारे में इसे पता रहेगा, क्योंकि CC की जो भी डिटेल होगी वो 2 को विजिबल होती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। जब भी हमें कोई सीक्रेटली मैसेज भेजना है किसी को, तो हम उसको BCC में रख देते हैं। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज ब्लाइंड। नाउ नेक्स्ट इज Dash is an artificial language designed to communicate instructions to a computer. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, it is known as your
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जैसे जावा हो गई, .NET हो गई, पाइथन, पास्कल, PHP, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओएस। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जो ओएस नहीं है। जैसे विंडोज जो है ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओरेकल जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ पर्सन हु यूजेस हिज और हर एक्सपर्टीज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल कंप्यूटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और टू डैमेज इज अ डैश। इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ हैकर। ऐसा काम कौन करता है, ये किया जाता है बाय दी हैकर्स। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैब ऑफ अ MS वर्ड। तो इनमें से कौन सा आपका जो है टैब नहीं है MS वर्ड का, तो इट इज ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन आपके MS वर्ड के टैब में नहीं होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, अगर हम वर्ड की बात कर रहे हैं तो वर्ड आपका यहाँ पे कहीं भी आपको जो है ट्रांजिशन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये टैब्स हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, और इसमें ट्रांजिशन टैब नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करें पावर पॉइंट की, ठीक है, पावर पॉइंट में आपको ये ट्रांजिशन यहाँ पे दिख जाएगा। ये चीज कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, MS वर्ड में अवेलेबल नहीं है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अगेन आपको इन सब में डेटाबेस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो पता होना, अगर पता होगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन से हैं तभी तो आप इसमें से एक्सक्लूड कर पाओगे ना। तो MySQL आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, IBM DB2 आपका जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जोहो। जोहो आपका जो है जैसे आपकी जीमेल होती है, ठीक है, ऐसे ही जोहो से आप मेल कर सकते हो, आप जोहो से जो है वीडियो कॉल कर सकते हो। तो ये आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको ऐसे ही मिलते हैं जिसमें से ऑड वन आउट आपको करना होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन, और बहुत इजी होते हैं, तो आप आसानी से यहाँ पे मार्क्स ले सकते हो। सो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड जो है ये आपका इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, बट प्लॉटर जो है ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू अ वेबसाइट इज कॉल्ड अ डैश। तो वेबसाइट को व्यू करने के लिए, उसको देखने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, कौन सा प्रोग्राम चाहिए होता है, तो वी कॉल इट अ ब्राउजर। ठीक है, ये होता है ब्राउजर। जैसे गूगल हो गया आपका, ठीक है, ओपेरा हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, ब्राउजर के। माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन अ पावर पॉइंट। अगर आपको नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो आपको प्रेस करना होता है Ctrl+N। ठीक है, अगर न्यू प्रेजेंटेशन चाहिए तो Ctrl+N से आपकी आती है, और इसका डिफॉल्ट नाम क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1। प्रेजेंटेशन 1 इसका नाम होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो Ctrl+N आपका नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए होता है। वहीं पे कंफ्यूजन होता है Ctrl+M में और Ctrl+N में। N होता है न्यू फॉर न्यू प्रेजेंटेशन, तो N होगा। अगर किसी प्रेजेंटेशन में आपको स्लाइड ऐड करनी है, आप सभी को याद होगा अगर आप प्रेजेंटेशन ओपन करते हो तो लेफ्ट साइड में आपको ना इस टाइप की छोटी छोटी सी इमेजेस दिखती हैं, ये होती हैं आपकी स्लाइड्स। जब आप किसी पर्टिकुलर पे सेलेक्ट करते हो तो वो आपको विजिबल होती है, राइट। तो ये स्लाइड अगर मेरे को एक और ऐड करनी है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरी स्लाइड जो है ऐड हो जाए, तो इसके लिए मैं Ctrl+M का यूज करती हूँ। ठीक है, Ctrl+M यूज करते हैं नई स्लाइड के लिए। ठीक है, दिस इज यूज फॉर न्यू स्लाइड। वहीं पे ये होता है न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। क्लियर है। बाकी की बात करें, Ctrl+J होता है आपका जस्टिफाई करने के लिए। कोई टेक्स्ट है, ठीक है, उसको जस्टिफाई करना है तो Ctrl+J का यूज करोगे। वहीं पे अगर आप चाहते हो किसी टेक्स्ट में, जैसे शॉर्टकट यहाँ पे लिखा है इसके नीचे अंडरलाइन आ जाए, तो आप इसे सेलेक्ट करके Ctrl+U प्रेस कर देते हो, तो U इज यूज फॉर योर अंडरलाइन। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर हम सभी यूज करते हैं, तो आपको बताना है इसका कंपोनेंट क्या नहीं है इनमें से। ड्रम आपका इसमें होता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, लेजर बीम यूज होती है, इंक इसमें यूज नहीं होती। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस लेजर प्रिंटर का आपका कंपोनेंट इंक नहीं है। यहाँ पे आपका जो है टोनर यूज होता है, टोनर कार्ट्रिज यहाँ पे यूज होती है, इंक यूज नहीं होती है। इसके अलावा फोटो सेंसिटिव ड्रम, ट्रांसफर बेल्ट, फ्यूजर यूनिट, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, ये सब इसके कंपोनेंट आपके होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेंज ऑफ अ फॉन्ट साइज अवेलेबल इन अ फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन टूल बार इन अ एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में जो आपका फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन टूल बार है, इसमें आपका जो फॉन्ट साइज होता है ये 8 से लेकर आपका जो है 72 तक रहता है। ठीक है, फ्रॉम 8 to 72 इसका साइज रहता है। यहाँ पे आप जो है इस इमेज को देख सकते हो, जहाँ पे मिनिमम 8 है और इस ड्रॉप डाउन में मैक्सिमम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे योर साइज ये 72 है। इससे ज़्यादा भी साइज यहाँ पे होता है, बट जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे 8 से 72 के बीच में आपको शो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज डैश इज अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर यूजर्स हु वांट टू कस्टमाइज द प्रोग्राम्स दे यूज। तो इसमें से कौन सा आपका जो है मतलब किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो इन सॉफ्टवेयर्स को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं जिनको कस्टमाइज किया जा सकता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो VLC, मीडिया प्लेयर, लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, PHP, पाइथन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज PDP-8 is an example for which generation computer। तो PDP-8 जो है ये आपका एग्जाम्पल है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। ठीक है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ अ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो आपका 1964 से 1975 तक थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा बाकी अदर एग्जाम्पल्स ये बात करें तो जैसे हनीवेल आपका हो गया। ठीक है, हनीवेल 6000 ये आपका एग्जाम्पल है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। फिर TDC 316 ये भी आपका एग्जाम्पल आता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। ठीक है, अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपका ICs यहाँ पे यूज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फ्रॉम द MS वर्ड इन 2013। तो इनमें से कौन सा शॉर्टकट की है जिससे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हटाई जा सकती है, रिमूव की जा सकती है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+Q से हम जो है पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम Ctrl+ स्पेस बार भी तो यूज होता है। अगर आपको पूरी फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है, पूरी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, तब Ctrl+ स्पेस बार यूज करोगे। अगर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की यहाँ पे बात हो रही है, उसको रिमूव करने के लिए, उसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स लाने के लिए Ctrl+Q आपका यूज होगा। ठीक है, देखो कीबोर्ड शॉर्टकट इज शॉर्टकट टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड इज Ctrl+Q। दिस विल रीस्टोर द पैराग्राफ टू इट्स डिफॉल्ट सेटिंग्स। तो डिफॉल्ट सेटिंग्स ये आ जाएंगी अगर आप Ctrl+Q जो है प्रेस करोगे। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।